आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। पीछे हमने किसके बारे में पढ़ा था? राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा कर रहा था। ये इसके साथ में आप रिलेट करके थोड़ा पढ़ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा उपराष्ट्रपति के जो आप पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में किसमें बात कर रहा है? अनुच्छेद 63 में किसकी बात कर रहा है? उपराष्ट्रपति के पद की। ये कह रहा है कि भारत में एक पद होगा किसका? उपराष्ट्रपति का। भारत में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा और ये पद कैसा होगा? गणराज्य होगा, वंशानुगत नहीं। जो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है भारत में, कहां से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक, तो अनुच्छेद 63 किसकी बात कर रहा है? उपराष्ट्रपति के पद की बात कर रहा है। भारत में एक पद उपराष्ट्रपति का होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा? सेकंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति होगा राष्ट्रपति के बाद। ये जो पद होगा गणराज्य होगा, वंशानुगत नहीं होगा। और जो भारत में उपराष्ट्रपति पद लिया गया है, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के पद के बारे में किसकी बात हो रही थी? अनुच्छेद 52 में। 52 में किसकी बात कर रहा था? राष्ट्रपति के पद की। फिर अनुच्छेद 53 में किसकी बात कर रहा था? कार्यपालिका शक्तियां। मतलब आप राष्ट्रपति का पद बना रहे हो, उसका कार्य क्या होगा वो किसमें बताया गया था? 53 में। अब आप 63 में उपराष्ट्रपति का पद पढ़ रहे हो तो इसके कुछ कार्य भी होंगे, और इसके कार्य के बारे में किसमें बात कर रहा है? 64 में। अनुच्छेद 64 में क्या कह रहा है? जैसे उस दिन बताया था कि अगर पद बनेगा तो पद का क्या होगा? कुछ ना कुछ कार्य होगा। अब जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद बना तो फिर किसी ने पूछा जो उपराष्ट्रपति का पद बनाया इसके कार्य क्या होगा? तो बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति। ये कौन है? ये है राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 64 में। मतलब ये बता रहा है कि जो उपराष्ट्रपति का पद हम बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं? कि राज्यसभा की जितनी भी बैठकें होंगी उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। किसकी? राज्यसभा की। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछता है, बताइए किस सदन का जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ठीक, किस सदन का सदस्य उस सदन का, किस सदन का अध्यक्ष, सदस्य नहीं, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? मतलब जो अध्यक्षता तो कर रहा है उस सदन की, लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं है, तो ये कौन होता है? राज्यसभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा सदस्य में से ही एक को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो 64 में किसकी बात कर रहा है? इसके कार्यों की बात कर रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होगा। तो ये क्या करेगा? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फिर अनुच्छेद 65 में किसकी बात कर रहा है? कार्यवाहक राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात कर रहा है। अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति। किसी ने पूछा कि केवल राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा? बोले नहीं। यहां तो उसके दो तरह के कार्य हो गए। एक तो 64 में यह बताया गया कि जो राष्ट्रपति होगा, सॉरी उपराष्ट्रपति होगा, वो क्या करेगा? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
तो किसी ने पूछा केवल अध्यक्षता का बोल, तो इससे पद की बनाने की क्या जरूरत थी, जब केवल अध्यक्षता करेगा तो हम केवल सभापति बना सकते थे। तो बोले नहीं, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा उसमें राष्ट्रपति शक्तियों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेंगे इसे, किसे, उपराष्ट्रपति को क्या कह देंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। जैसे ही राष्ट्रपति अपने पद से हटता है तो राष्ट्रपति की शक्तियां किसके हाथों में आ जाती हैं, उपराष्ट्रपति की। अब ये बताओ उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है, केवल इतना सा कार्य है कि या तो वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, और अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक, इसलिए इसका नाम उपराष्ट्रपति रखा गया है, वरना ये केवल क्या हो सकता था, राज्यसभा का सभापति भी कह सकते थे। लेकिन चूंकि ये क्या करेगा, राष्ट्रपति ना होने पर राष्ट्रपति की कार्य करेगा, इसलिए इसे कह देते हैं क्या, उपराष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 65 में। ठीक, नमस्ते। उसके बाद अनुच्छेद कौन सा है, 66 में किसकी बात कर रहा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, सेम पद्धति होगी जो किसमें होती है, राष्ट्रपति में। कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। ठीक, लेकिन इसमें सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। इसमें ऐसा नहीं कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के। लेकिन विधान परिषद के सदस्य यहां भी भाग नहीं लेंगे। अब वो पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, फिर अगला अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 67। खा लिखा हुआ उसके साथ में केवल 67 है, उसे सही कर लो। 67 में खा लिखा है साथ में। संसद में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया। देखो उपराष्ट्रपति कौन है, राज्यसभा का सभापति है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा स्थायी सदन है, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे तो कितना होगा, 5 वर्ष ही होगा, 6 वर्ष नहीं होगा। कितना, 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। ठीक, हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो राष्ट्रपति को हटाने की किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। मतलब कहीं लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया क्या है। जैसे वहां महाभियोग पड़ा था अपने राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए ऐसे किसी अलग से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो इसे हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वो केवल किसमें आ सकता है, केवल राज्यसभा में। इसको हटाने का प्रस्ताव कहां आएगा, केवल राज्यसभा में आएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव नहीं आ सकता। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव अगर लाना है तो केवल कहां लाया जाएगा, राज्यसभा में। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहीं भी ला सकते हो, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। ठीक, और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया थी, उसे क्या कहते थे, महाभियोग। दीपक बताएंगे महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा या राज्यसभा जिस भी सदन में आएगी तो उसमें कितने
सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। महाभियोग की प्रक्रिया जिस भी सदन में लाई जाएगी उस सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं? 2/3। तुम बताओ जगलेंद्र। 25%। कितने अनिवार्य हैं? 25%। आप बताओ कितने बहुमत से पास होना चाहिए? 2/3 बहुमत से। कितने से पास होना चाहिए? दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति को क्या दिया? पहले में आरोप लगाया जाता है, दूसरे में आरोपों की क्या होती है? जांच होती है। जिसमें आरोपों की जांच होती है उसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपना पक्ष रख सकता है। जहां आरोप लगाए गए उसमें नहीं, जहां आरोपों की जांच हो रही है उसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपना पक्ष रख सकता है। और अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पक्ष से क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को कहते थे महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो ध्यान रखना, सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, बस विधान परिषद के सदस्यों को छोड़कर। अब जो सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो। इसमें विधान परिषद ले सकते हैं। कहां ले सकते हैं विधान परिषद? हाँ, इसमें भी विधान परिषद नहीं ले सकते, इसमें भी विधान परिषद नहीं। विधान परिषद को दिमाग से निकाल ही दो। विधान परिषद कहीं भी काम नहीं आएगा क्योंकि विधान परिषद राज्य पे डिपेंड करता है। राज्य अपनी मर्जी से विधान परिषद गठित करता है और अपनी मर्जी से विधान परिषद को समाप्त कर सकता है। हाँ, ठीक। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ना ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक। तो संसद में किसकी बात कर रहा है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। हटाने का प्रस्ताव केवल किसमें लाया जा सकता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में लाने के बाद 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र। लेकिन 14 दिन पूर्व उसे क्या करनी पड़ती है? सूचना देनी पड़ती है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 68। अर्षद में किसकी बात कर रहा है? पद रिक्तता की बात कर रहा है। किसके पद की रिक्तता की बात कर रहा है? उपराष्ट्रपति की। कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, ठीक, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य है, लेकिन इसमें समय अवधि नहीं है। ठीक, इसमें 2 बातों का उल्लेख है। एक तो ये कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या हो जाए? अनिवार्य है। अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। एक जैसे पीछे वाले उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल समाप्त हो, जैसे ए का जब तक कार्यकाल समाप्त हो इसी के कार्यकाल में आप बी का निर्वाचन करवा लो अगले उपराष्ट्रपति का। एक तो ये बात कह रहा है। दूसरा, अगर किसी आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मृत्यु हो जाए या वो त्याग पत्र दे दे, तो ऐसा कतई जरूरी नहीं कि आप 6 माह के अंदर चुनाव करा लो। जबकि राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने माह के अंदर हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर। जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 माह की बाध्यता नहीं है। मतलब उपराष्ट्रपति अगर आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो आप चुनाव कराओ, 6 माह में करवा लो, 2 माह में, 3 माह में करवा लो, जितने भी करवा लो, लेकिन ऐसा कतई जरूरी है कि आप 6 माह के अंदर चुनाव करवा ही लो। क्योंकि दोनों में जो महत्वपूर्ण पद है वो किसका है? राष्ट्रपति का है। उपराष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उपराष्ट्रपति केवल तब महत्वपूर्ण है जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब उपराष्ट्रपति के कोई कार्य नहीं है, केवल वो राज्यसभा के सदस्य बैठकों की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं है। ठीक। और इसे जो वेतन दिया जाता है वो भी किस रूप में दिया जाता है? सभापति के रूप में दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है। ठीक। तो पद रिक्तता में क्या कह रहा है कि अगला जब पिछले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कार्यकाल पूरा हो उससे पहले अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवा लो। और अगर आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने की कोई बाध्यता नहीं है। जबकि राष्ट्रपति में 6 माह की बाध्यता है कि अगले
6 माह में आप निर्वाचन करवा लो, पद रिक्त नहीं रह सकता। किसका? राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। ठीक। अगला है अनुच्छेद 69, जिसमें उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात कर रहा है, वेतन के बारे में। उपराष्ट्रपति की शपथ और वेतन। उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा? किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। ये जो अपनी शपथ ग्रहण करता है, ये करता है राष्ट्रपति के समक्ष। जबकि राष्ट्रपति अपनी शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। वेतन कितना होता है इसका? 4 लाख रुपए प्रति माह। जबकि राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। दूसरा, अभी बताए थे कि जो उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वो किस रूप में दिया जाता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाएगा वो किस रूप में दिया जाएगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाएगा, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी वेतन का प्रावधान नहीं है। ठीक। उपराष्ट्रपति केवल तभी काम करेगा जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होगा, और जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो किसका दिया जाता है? राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और जैसे ही राष्ट्रपति अपने पद से हटेगा, उपराष्ट्रपति तो तुरंत क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। और राष्ट्रपति बन जाएगा तो जो उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा वो किस रूप में दिया जाएगा? राष्ट्रपति के रूप में दिया जाएगा। ठीक। वरना इसे वेतन किस रूप में दिया जाता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। कहां से दिया जाएगा? तो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 70। हाँ, राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से मिलेगा। एक बात अगर देश में आपातकाल लागू है, ठीक, तो राष्ट्रपति का वेतन आकस्मिक निधि से भी दिया जा सकता है, क्योंकि संचित निधि में पैसा नहीं होगा। रोका नहीं जा सकता राष्ट्रपति का वेतन। सबके वेतन रोके जा सकते हैं, राष्ट्रपति के अलावा। राष्ट्रपति का वेतन नहीं रोका जा सकता, ना ही कम किया जा सकता है जब तक वो पद पे रहेगा। अगला अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 कहता है कि आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन। आकस्मिक स्थिति क्या? जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता है तो राष्ट्रपति की शक्ति किसके पास रहती है? उपराष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो शक्ति किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी अपने पद पर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। किसके समक्ष? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के पास रहेंगे। ठीक। दोबारा सुन लो, राष्ट्रपति पद पे नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जब ये तीनों नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। दीपक, आगे समझ में नहीं आया? नहीं आया? आगे सच में बताओ, पूछ लें।
अब वरिष्ठ न्यायाधीश भी नहीं हो तो हाँ, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे जरूर। क्यों? तुम बताओ रूप किशोर, वरिष्ठ न्यायाधीश अगर ना हो तो फिर ये बताओ। मान रहे मान, ये भी तो कहा था हमने। अरे हम ये भी तो करें, मान लो, आप उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? क्वेश्चन किससे है? तुम बताओ। जिससे पूछे उसे बताने दो ना। तुम बताओ, ये कौन होता है? ये नया पद बना दिया तुम, मुझे होता ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। देखो वरिष्ठ न्यायाधीश कोई ऐसा थोड़ी है, पद नहीं है ये कोई, ये कोई पद नहीं है। वरिष्ठता होगी किसके आधार पे? कार्यकाल के आधार पे। जो वरिष्ठ होगा, जिसका कार्यकाल ज्यादा रहा होगा, वो वरिष्ठ होगा। अब ऐसा तो नहीं कि कोई ना कोई तो वरिष्ठ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वरिष्ठ ना हो। ठीक, तो इसका आंसर ये था कि कोई कोई अगर वरिष्ठ न्यायाधीश भी नहीं हो तो उससे तो पागल हो क्या? एक व्यक्ति तो हमेशा वरिष्ठ रहता है। जैसे घर में 4 लोग हैं, तो ऐसे थोड़ी चारों का जन्म एक ही घंटे में हुए हैं। अरे कोई किसी का जन्म पहले हुआ होगा, वो वरिष्ठ होगा। जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है? वरिष्ठ। जो छोटा होता है वो क्या होता है? कनिष्ठ होता है, या अधीनस्थ कह देते हैं न्यायालय के संदर्भ में। वरिष्ठ नहीं होगा तो दूसरे नंबर वाला वरिष्ठ, वो नहीं होगा तो वो वाला वरिष्ठ। कहानी यहीं पे खत्म होगी। ठीक, आप समझ में आ गया? कोई पूछे वरिष्ठ नहीं हो तो कोई वरिष्ठ होता है, हमेशा रहेगा वरिष्ठ। घर में भी एक व्यक्ति हमेशा वरिष्ठ रहता है, जो सबसे बड़ा होता है। अगली चीज किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 71 की। इस लड़की ने सही कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चारों एक ही बार में निपट जाए। ये कह रहा है कि जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होगा, जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं, इनका निपटारा कौन कर सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचन होते हैं, ठीक, उनके जो लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद तो सबसे बड़ा चुनाव यही होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राज्यपाल का तो कोई चुनाव होता नहीं है। ठीक, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो विवादों का निपटारा वो तो करता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लोकसभा विधानसभा चुनाव का जो निपटारा होता है वो करता है निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग में 2 शक्तियां हैं। एक तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्य संपन्न कराता है, और दूसरी शक्ति यह है कि निर्वाचन आयोग जो भी विवाद होते हैं चुनाव को लेकर, उनको भी क्या करता है? उनका निपटारा करता है। एक प्रकार की न्यायिक संस्था भी है निर्वाचन आयोग, लेकिन उसमें केवल कौन से विवाद पेश किए जाएंगे? जो निर्वाचन से संबंधित हो, और वो भी कौन से? लोकसभा राज्यसभा। बाकी नीचे के जो भी होंगे। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद है उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा केवल। ठीक, इसके निपटारा निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्षों की नियुक्ति होती है वो कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रपति इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन राष्ट्रपति उसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है उनकी नियुक्ति में। तो बड़ा अच्छी प्रक्रिया बनाई गई, देखो, जिससे एक दूसरे पे कभी ऐसा ना हो कि ये फेवर में आ जाए तो इसकी सिफारिश करने लगे, ऐसा ना हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना तो राष्ट्रपति के हाथ में है, ना प्रधानमंत्री के हाथ में है।
किसी के हाथ में नहीं है, वरना राष्ट्रपति अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लेगा, प्रधानमंत्री अपने हिसाब से नियुक्त कर लेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को कोलेजियम व्यवस्था बनाई गई है, जिससे किसी पे एकाधिकार ना रहे उसका नियुक्ति पर। ठीक, लेकिन सरकार उसे गलत बता रही कोलेजियम व्यवस्था को, सरकार बार बार उसे हटाने का प्रयास कर रही है। तो अनुच्छेद 71 में क्या है, 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 72। 72 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, किसकी, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की नहीं, उपराष्ट्रपति के पास होती नहीं है। उपराष्ट्रपति के पास कोई भी क्षमादान शक्ति, अरे उपराष्ट्रपति तो कुछ है ही नहीं, ऐसे समझ लो। उपराष्ट्रपति केवल गुब्बारा बना हुआ है, हाँ वो रखा हुआ है, नहीं काम कर रहा है, सभापति के रूप में काम कर रहा है, सभापति के वेतन रूप में वेतन ले रहा है। वो तब कह रहा है जब वो राष्ट्रपति के पद पर हो। जैसे ही राष्ट्रपति के पद पर होगा, सारी शक्तियां राष्ट्रपति की किसके पास चली जाएंगी, उपराष्ट्रपति के पास चली जाएंगी, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति कहलाएगा, फिर वो राष्ट्रपति कहलाएगा। तो 72 में है क्षमादान शक्तियां, किसकी क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति के पास कोई भी क्षमादान शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 में, जो हमने पीछे पढ़ी थी अभी कल, क्षमादान शक्तियां पढ़ी थी। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी की सजा को माफ कर सकता है, सजा में लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, कुर्विलंब कर सकता है। 5 प्रकार की न्याय शक्तियां आपने पढ़ी, ठीक, या विराम दे सकता है किसी की सजा को। तो इनका उल्लेख किसमें था, अनुच्छेद 72 में था। फिर आता है अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका का विस्तार। देखो अभी तुम्हारे पास दिसंबर है, खूब मेहनत कर लो। दिसंबर के बाद तुम्हारे पास कोई समय नहीं है, क्योंकि एक बार अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा बच्चा पुराना वाला है, कौन सा किधर बैठा है। ये मतलब बुरा मत मानना बाद में, क्योंकि इस तरह से आपको पता है बैचेस चलेंगे, हो सकता है टारगेट बैच रहे, क्योंकि 2 महीने में नहीं पढ़ा सकते ना, तो टारगेट बैच ही ज्यादातर रहेंगे, हमें लग रहा है जहां तक। इतनी नहीं होगी, बच्चा फॉर्म डाल के सीधे ही आएगा कैफे से फॉर्म लेके हाथ में। हाँ ये हमें तो पता है ना, फॉर्म डाल के इधर कोई आएगा हाथ में लेके, बैग भी नहीं लाया होगा उस दिन वो। हाँ बोले कोचिंग ज्वाइन करनी है, हम कहेंगे कल से आना, बोले ना सर आज से ही पढ़नी है, फॉर्म डलवा दिया है। इतना सीरियस होके आएगा, और हो सकता है फॉर्म के पीछे नोट कर रहा हो, और हम उससे कहते हैं कॉपी ले आना, कल से आना, वो नहीं रुकेगा एक दिन भी, समझे। तो इतनी भीड़ होगी जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद। तो दिसंबर का समय वो है जिसमें आप कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हो, मतलब ज्यादा चीजें समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। दिसंबर के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फिर तो हम अनुच्छेद पढ़ा रहे होंगे, उधर बच्चा नोट कर रहा होगा, ऐसे एक बच्चे का डाउट लेंगे तो पूरा घंटा उसी डाउट में चला जाएगा, तो कोई डाउट वहां सॉल्व फिर नहीं होंगे। ये दिसंबर जनवरी, ये तो कल भी बता दिया था, जनवरी की 15 प्रथम सप्ताह में आने का है। ये विभाग की जानकारी नहीं, अंदर की जानकारी है ये, कि इस तरह के काम अंदर चल रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि 15 जनवरी तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। दिसंबर जनवरी में आ जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें हैं उसको लेके, ये तो हमने बहुत पहले बता दिया था ना कि, अरे ये तो हमने 2 महीने पहले तुमसे बोला था कि दिसंबर तक अगर भर्ती नहीं आई तो हम चले जाएंगे, बोला था। ये तो ध्यान है ना तुम लोगों को, कि अगर दिसंबर तक भर्ती आए ना आए तो हम चले जाएंगे, सही से तैयारी कर लो, ठीक। तो हाँ, और नोटिफिकेशन जैसे ही आ गया फिर हम पढ़ाएंगे 45 मिनट, 15 मिनट इंक्वायरी कर रहे होंगे, यहाँ बच्चे आ रहे होंगे, उनके नाम लिख रहे होंगे, तो करना पड़ेगा सारी चीजें। अब किसी को लौटा तो नहीं दिया जाएगा, नहीं बच्चा होगा तो जीने पे बिठाया जाएगा, जगह नहीं होगी, ऐसे भी बैठेंगे जैसे पहले होता था। और उसमें से फिर आप जानते हो किस बच्चे का कितना ख्याल रखा जाएगा, जैसे अभी नाम ले लिए दीपक और ये फलाने ठिकाने, फिर कहाँ हो पाएगा इतना, इतने बच्चे होंगे। और किसी स्पेशल बच्चे को जैसे इस तरह से भी नहीं कह सकते अच्छा ये पुराने बच्चे हैं इन पे थोड़ा ज्यादा नहीं हो सकता, फिर दूसरे बच्चे, हमें नहीं लग रहा कि उस समय तुम्हें किसी जरूरत पड़ेगी, तुम उनसे तो एडवांस हो गई कि हम अनुच्छेद बता रहे तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अच्छा कार्यपालिका ठीक है चलो आगे बढ़ो।
और वो अगर रोक के पूछेंगे तो भाई फिर गारंटी नहीं है सिलेबस होने की। भाई ये भी तो होगा, अब एक ही काम कर लो, या तो समझ लो या सिलेबस कंप्लीट कर लो, पैसा भी भर के आएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बात बच्चा नहीं समझ रहा है। अगर पुलिस वैकेंसी का 7,000 रुपए भी अगर कर देंगे ना बैच का, तब भी बच्चा दे के जाएगा 7,000 रुपए। 5,000 रुपए मजबूरी बच्चे की नहीं होगी, बच्चे की मजबूरी है, लेकिन समझ कहाँ रहा है। हम तो कहने 7,000 रुपए अब 7 महीने में दो ना, अब दो महीने क्यों दे रहे 7,000 रुपए। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा ये चाहता है कि बना बनाया कुछ मिल जाता और उसको निगल जाते हम, और निगलने के दौरान आंतरिक पावर आ जाती, उसके बाद हमारा एग्जाम निकल जाता। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले इस दीपक को हम इंजेक्शन लगाते भाई वाला। इस लड़के को बहुत ख्याल है हमें, समझ गए दीपक। तो दिसंबर तक कॉन्सेप्ट जो भी है क्लियर कर लो उन्हें। और हिंदी की क्लास ले रहे हो डेली? अरे भाई इन्होंने तो पढ़ लिया है, चलो ठीक है, लेकिन जब वही क्लास ऑफलाइन रिकॉर्ड होके जा रही है तो क्लास में पढ़ने से क्या बहुत ज्यादा बेहतर कर लोगे। या तो कोई टीचर ऐसा हो जिसे तुम जानते नहीं हो, 70% ऐसा हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क पड़ेगा। तुम्हारे पास नोट्स हैं हिंदी के, इनमें से तब तक समझ नहीं आएगा जब तक तुम इन लोगों के तो आ जाएगा नोट से कि इन लोगों ने पढ़ रखी हिंदी। तुमने पढ़ी हिंदी पूरी पढ़ी है? ये गलती कभी मत करना। दीपक की इंटर में हिंदी पढ़ी थी, हाई स्कूल में हिंदी पढ़ी थी। हमारे एक दोस्त था, मतलब है, गलती से दरोगा बन गया होता वो, और पता कहाँ फेल हुआ, मैथ रीजनिंग में और बाकी सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर। हिंदी में हमने कहा था हिंदी भी पढ़ लेना थोड़ी बहुत, तो कह रहा था हिंदी की बात कर रहे हो, 90 कुछ नंबर थे उसके इंटर में, और मात्र 25 से 21 क्वेश्चन सही हैं 40 में से दरोगा के एग्जाम में। और वही फाइनल में जाके बाहर हुआ, वो भी DD PhD के बाद फाइनल मेरिट में बाहर हुआ। अब उस बच्चे से पूछना कैसे गुजर रही होगी उस पे। 5-6 महीने तो बाहर नहीं आया था अपनी स्थिति से। अब भी किसी नए दरोगा को देख के पागल हो जाता है। मान लो थोड़ी मेहनत कर लेता 30 तो लगा ही देता। फाइनल में इतना अंतर थोड़ी रहता है मेरिट में। और फाइनल में बाहर आया, और वहां एक बार जो चला जाता है नप कूद के बाहर आता है, उससे पूछना कितना कष्ट होता है। एक बच्चा वो जिसका नाम ही नहीं आता वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा वहां से बाहर आता है फाइनल में, उससे पूछना। हाँ, एक वो होता है ना, एक अंदर से वो हो जाता है। वो कहते नहीं कि हारने की, जब आप जीतने की बहुत ज्यादा खुशी मनाने लगते हो ना पहले से ही, यही वजह होती है कि हारने का बहुत ज्यादा गम होगा तुम्हें, और तुमने पहले से बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाई जीतने की, तो हारने वाली अगर स्थिति, क्योंकि जीवन ऐसा है हर स्थिति के लिए तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। प्री डिसाइड तो कुछ है नहीं कि हम एग्जाम देंगे और एग्जाम निकल जाएगा। ठीक, अपनी मेहनत करो, मेहनत के बाद परिणाम आए तो हर स्थिति को फेस करने का साहस रखो कि भाई हाँ, ये जो उधर से जो भी आएगा वो तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा, उसमें तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अभी तुम्हारे पास है चेंज करने का अपने आप को। अभी अगर तुम 1 महीने भी सही से पढ़ लोगे, ये 1 महीने, बाकी बच्चों का ठीक है, जो नए लोगों की भी बात कर रहे हैं, अगर 1 महीने अभी तुम्हारे पास वो है, जो जहां भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अभी तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। फिर से बता रहे हैं, फिर तो केवल प्रैक्टिस क्लास चलते, उस हिसाब से होगा, चले रहो। बोले एक चैप्टर एक दिन में, संविधान आर्मी वाले बैच में एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कराते हैं, वो समय नहीं होता है लास्ट में जाके। ठीक, अगला अनुच्छेद कौन सा है आपका? अनुच्छेद 73 हो गया था, ये नहीं बताया था अभी। कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। किसकी कार्यपालिका? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। संघ की जो भी कार्यपालिका है, इनका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 53 में। आपसे पूछेगा संघ की कार्यपालिका किसमें दी गई? अनुच्छेद 53 में। और इनमें विस्तार किया जाएगा, किसमें दिया गया है? 73 में। संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कौन कर सकता है? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा या संसद? संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, संसद नहीं करेगी, ध्यान रखना।
संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कौन करेगा? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्तियों में क्या कर सकता है? विस्तार कर सकता है। कार्यपालिका में शामिल कौन कौन है? लोकसभा, सॉरी, कार्यपालिका की बात करेगा तो कौन कौन शामिल है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। महान नहीं, महा, ये शामिल होता है किसमें? कार्यपालिका शक्तियों, संघ की कार्यपालिका में। और अगर संघ की कार्यपालिका के कार्य बढ़ाना है, वो कार्य कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति। मतलब और विषय अगर शामिल करने होंगे तो कौन कर सकता है उसमें? राष्ट्रपति कर सकता है संघ की कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार। ठीक, अगला अनुच्छेद 74। अब देखो 74, 75, 76 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसे महत्वपूर्ण लगा दो 74, 75 और 76 को। आर्टिकल 74 में किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या होगी? सहायता के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। इस जो मंत्रिपरिषद में मुख्य व्यक्ति होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब इसमें दो, एक चीज जो हिडन है वो है प्रधानमंत्री का पद। एक बात पूछ लिया गया था कि प्रधानमंत्री की पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 74 में। 75 में नहीं, 75 में नियुक्ति है। ठीक, अगर पूछे प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? 74 में। या मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 74 में। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। देखो 74 में तो ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो होगा वो अकेला तो काम कर नहीं पाएगा, तो राष्ट्रपति की कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री का पद अगर आपसे पूछेगा तो किसमें? 74 में। अनुच्छेद 75 में कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है? नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। ठीक, निर्वाचन तो सदस्यों का होता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन पद के लिए नहीं होता है, सदस्य के लिए होता है, लोकसभा सदस्य के रूप में या राज्यसभा सदस्य के रूप में। निर्वाचन हो गया, निर्वाचन में से कल बता दिया था कि जो बहुमत प्राप्त दल है वो अपने किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुनता है, और नेता जब चुन लेता है तो राष्ट्रपति उसे क्या नियुक्त कर देता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो भी अन्य मंत्री नियुक्त किए जाएंगे वो किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। लेकिन नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। आपसे पूछे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं। अब कई बार आप न्यूज वगैरह जब देखते हो तो उसमें ये देखते हो कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो नए नए मंत्रियों के नाम आते हैं, नए नए सदस्य होते हैं, उनके नाम मतलब संभावित नाम चलने लगते हैं। जैसे ये वाले मीडिया वाले तो कहीं से सूत्र ले आते हैं, बोले सूत्रों के हवाले से, कुछ होता नहीं पीछे उनमें, सूत्र की हवा निकल जाती कभी कभी, तो सूत्र है ही नहीं कुछ। जैसे अभी मध्य प्रदेश में जो कल बनाए गए मुख्यमंत्री, हाँ, उस व्यक्ति को तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना था, किसी ने नहीं सुना था, मीडिया वालों को खुद नहीं पता कि व्यक्ति भी है कोई। उस व्यक्ति को उठाकर उन्होंने क्या बना दिया? मुख्यमंत्री। और जो नाम चल रहे थे रेस में वो अभी रेस में चल रहे हैं। ठीक, और नया व्यक्ति, यही तो इस पार्टी में सबसे बड़ी खासियत यही है कि कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है कल को प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं, वो थोड़े फिर भी थोड़े से चर्चित थे,
ये तो चर्चित थे थोड़े, लेकिन नाम में ये भी नहीं थे। और जो नाम में होता है रेस में होता है, जिसका समझ लो रेस में नाम आ गया, हम उसी दिन समझ जाते हैं ये नहीं बनेगा, क्योंकि वो रेस वाले को बनाते ही नहीं है, और रेस वाले खुश रहते हैं अपने आप में, तो 4-5 दिन की खुशी उन्हें बहुत रहती है, अच्छा मेरा नाम रेस में है। तो कोई नए व्यक्ति को उठा के वो बना देते, जैसे मध्य प्रदेश में बना दिया। राजस्थान का भी फाइनल नहीं हुआ है उनका, राजस्थान वो भी रेस में ही रहेंगे, देखना बाबा जी भी रेस में रहेंगे। बालकनाथ की बात कर रहे हैं, वो चारों 4 या 3 तो बाबा जी हैं उनमें से, वो भी सब रेस में रहेंगे, कोई नया आएगा उनमें भी। ठीक, तो ये बता रहे थे कि जैसे कई बार आप मीडिया में सुनते हो कि प्रधानमंत्री जी ने मंत्री बना दिया, तो मीडिया वाले जानकार तो होते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल जानकार नहीं है, लेकिन मीडिया पैसा ले रहा है, मोटा पैसा, तो उसे एक व्यक्ति की छवि दिखानी होती है। युद्ध कहीं चल रहा है, मोदी का जलवा, भैया राष्ट्रपति भी कोई पद होता है नहीं होता है, वैसे ही बना दिया अनुच्छेद 52 में। वहां लिखा हुआ है कार्यपालिका शक्तियों में कि उसमें क्या कहते हैं सैन्य शक्तियों में, कि जितने भी युद्ध होंगे उनकी घोषणा कौन करेगा, और युद्ध विराम की भी घोषणा कौन करेगा। अरे भाई यही तो, तभी तो चीजों को सही से पढ़ना है। ठीक, एक वो कहानी है बहुत छोटी सी, आपने सुनी होगी, एक पंचतंत्र कहानी आती है, पंचतंत्र कहानी जो विष्णुदत्त शर्मा की है, कहानी का संग्रह है पूरा पंचतंत्र, उसमें से कहानी ये है, एक व्यक्ति था, ठीक, उस व्यक्ति ने क्या किया, एक बहुत अच्छी गाय खरीदी थी, बहुत अच्छी गाय, मतलब आज के रेट में समझ लो उसने 25-30 हजार की गाय खरीदी, ठीक ठाक मिल जाएगी, अभी कम रेट चल रहे हैं गाय के, 25-30 हजार रुपए की उसने गाय खरीदी। अब उसके आसपास से ठग जानते हो, 3-4 ठग वो मिल गए उसे। एक व्यक्ति आया, ठग में से भी लाइन से खड़े हुए रास्ते में, कोई बाइक से आ रहा है, कोई दूध लेने, इस तरह से मतलब गेट अपने आ गए। पंडित जी थे जो गाय लेकर आए, बोले पंडित जी बकरी बहुत अच्छी है, कहां से खरीदी। पंडित जी बहुत गुस्सा है, बोले अंधा है क्या, गाय को बकरी बता रहा है। पंडित जी झल्लाते हुए निकल गए, बोले अरे चलो कोई बात नहीं। उसने कहा है बकरी, आपको गाय लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, चला गया। दूसरा मिला आगे, बोले पंडित जी गाय तो बहुत अच्छी है, कितने की ली। पंडित जी फिर हाँ बकरी, पंडित जी को फिर गुस्सा आया कि गाय को बकरी बता रहा है ये भी। पंडित जी फिर आगे निकल गए, फिर पंडित जी गुस्सा आके फिर आगे निकल गए। फिर तीसरा व्यक्ति मिला आगे, वो भी साइकिल से आ रहा है टहलते हुआ, तो पंडित जी बकरी ठीक है, कितनी की ले ली। पंडित जी फिर गुस्सा आ गया, अब पंडित जी की संशय बन गया अंदर, होगा ही कि ऐसा तो नहीं है मैं गाय के चक्कर में बकरी खरीद के ले आया हूं। उसने बता दिया कि होगी 3-4 हजार रुपए तक की, अच्छी है, बहुत अच्छी है, इतनी कह के उसने बहुत ज्यादा बहस नहीं की। तो पंडित जी बकरी अच्छी है, 3-4 हजार रुपए की है, इतनी महंगी खरीद रही, बहुत अच्छी है, और गाय 25 हजार की लेके आए पंडित जी। फिर आगे चौथा, बोलो पंडित जी ऐसी बकरी अगर दूसरी हो तो भी मिलवाओ, और कतई ऐसी, अगर आप लाए हो उससे 1000 रुपए में ज्यादा दूंगा, मुझे लग रहा है आप 5 की लाए हो, मैं 6000 रुपए दूंगा इसके, अगर आप बेचना चाहें तो। अब पंडित जी के दिमाग में बात बैठ गई, क्योंकि 5 लोग जब कह चुके हैं, 4 लोग, तो पंडित जी को क्या लग रहा है कि बकरी है। पंडित जी ने 2 मिनट विचार किया कि अगर मैं 25,000 रुपए की ये बकरी है, बकरी समझ रहे पंडित जी तो, कि 25,000 रुपए की अगर मैं बकरी ले आया हूं तो कम से कम ये 6,000 रुपए मिलने, यही क्योंकि घर में बकरी पालने का आदेश सही नहीं, क्योंकि पंडित जी है, और वैसे भी बकरी अभी 6,000 मिल रही, यही बहुत है, 1,000 तो ज्यादा मिल रहा है, 5 से 6 मिल रहा है, 6 दे रहा है, 5 की कीमत इसकी, और पंडित जी ने वो गाय 6,000 रुपए में उसे बेच दी। ये होता है कि आप नॉलेज कहां से ले रहे हो और उसका कितना गलत इंपैक्ट पड़ेगा। आप जो चीजें पढ़ रहे हो या जो देख रहे हो उनका कितना गलत प्रभाव पड़ सकता है आपकी सेहत पे, आपके भविष्य पे। इसलिए बता रहे हैं कि जब न्यूज आप देखते हो तो वहां इस तरह की हेडलाइन बनाई जाती है जिससे आप आकर्षित हो, आप उसे जाके एक बार देखें खोल के, और अंदर से देखो कुछ नहीं है उसमें। कल पाकिस्तान हो जाएगा तबाह, आज भी है पाकिस्तान। ये न्यूज आप पीछे चलेगा, 10 साल पहले मिल जाएगी आपको पड़ी हुई, 5 साल पहले मिल जाएगी। बस पाकिस्तान की आखिरी रात, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था इस तरह की थी, पाकिस्तान की आखिरी रात। पाकिस्तान की तो अभी आखिरी रात नहीं हुई है, समझ गए।
बहुत सारी ऐसी हेडलाइन आपको मिल जाएंगी पड़ी हुई जिसमें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही गलत है। और मीडिया वाले उन्हें ये तो मतलब नहीं कि नौकरी मिले नहीं मिले, तुम्हारी नौकरी से क्या लेना देना है, वो तो तुम्हारी नौकरी की बात भी नहीं कर रही ना। तो ध्यान रखना, आंखें खोल के इन चीजों को देखा करो। जब भी देखो, जब भी वो हेडलाइन बनाए तो उसे स्किप करके चले जाओ कि राष्ट्रपति करेगा, जो भी करेगा प्रधानमंत्री नहीं करेगा। ठीक, तो जो मंत्री की नियुक्ति होती है उसमें भी इस तरह की हेडलाइन बनाते हैं कि कौन होगा मोदी जी का सिपह सलाहकार, इस तरह बनाते हैं ना। तो वो नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, ना कि प्रधानमंत्री कर रहा है। ये ध्यान रखना, जो भी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 76, और अनुच्छेद 76 में किसकी बात कर रहा है? महान्यायवादी। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जो कार्यपालिका का अंग होता है, ये सब जो थे कार्यपालिका के ही अंग है। ठीक, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति, अब आ गया महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद हो गई, तो ये सब कार्यपालिका है। अब इसके बाद हम विधायिका पढ़ेंगे कार्यपालिका के बाद। तो महान्यायवादी जो होता है वो सरकारी वकील होता है, किसका? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा वकील कह सकते हो या सरकारी वकील कह सकते हो। अब कोई बात होगी तो मोदी जी तो जाएंगे नहीं कोर्ट में खड़े होने, कौन जाएगा उनकी तरफ से? महान्यायवादी जाएगा, ना राष्ट्रपति जाएगा। ठीक, तो सरकार ने अपना एक अलग से वकील रखा है, उसे क्या कह देते हैं हम? महान्यायवादी कह देते हैं। महान्यायवादी पद का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछिएगा किसमें है? अनुच्छेद 76 में है। ठीक, ये पूछेगा भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे, एमसी सीतलवाड़। नोट्स में नहीं है, ऐड कर लो इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़। ठीक, पूछेगा वर्तमान में कौन महान्यायवादी है, तो वर्तमान में 16वें नंबर के महान्यायवादी लिखो। वर्तमान में, हाँ, वर्तमान में 16वें महान्यायवादी आर वेंकट। कौन है? रमणी, रमन नहीं है, वो न्यायाधीश रहते आर वेंकट। आर वेंकट रमणी वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? ये 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ठीक, फिर आपका आता है अनुच्छेद कौन सा? 77। 77 में किसकी बात कर रहा है? देखो वही बात जो अभी बता रहे थे, अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया है कि जो भी संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं, इन सभी शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से। संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। अब इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है? 4 प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और चौथे होते हैं उप मंत्री। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको समझने वाली चीज है, सबसे प्रमुख जो मंत्री होता है वो कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। इन चारों के समूह को कहते हैं मंत्रिपरिषद। इस सभी को मिला के क्या बनता है? मंत्रिपरिषद। ध्यान से सुनो इसे, चारों मंत्री मिला के क्या बनेगा? मंत्रिपरिषद। लेकिन मंत्रिपरिषद में से केवल कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री केवल है तो क्या कहलाएगी ये? मंत्रिमंडल। केवल कैबिनेट मंत्री शामिल हो तो उसे कहते हैं मंत्रिमंडल।
इस तरह से दे देगा आपको, कैबिनेट मंत्री किसके अंदर आ जाएंगे? मंत्री परिषद के अंदर आ जाएंगे नहीं, क्योंकि मंत्री परिषद में तो चारों शामिल है। तो मंत्रिमंडल में केवल कौन से? कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक, अब वो पूछेगा कौन सा एक कैबिनेट उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता है, या कौन सा एक केवल मंत्रिमंडल में शामिल होता है? तो केवल कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में ये चारों शामिल होते हैं, तो चारों को मिला के मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में से केवल कैबिनेट मंत्री है तो क्या कहलाएगा? मंत्रिमंडल कहलाएगा। इन चारों प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। संघ की जो भी कार्यपालिका शक्ति है उनका प्रयोग किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संघ का औपचारिक प्रधान है। जितनी औपचारिकताएं हैं वो किसके नाम से हैं? राष्ट्रपति के। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। भले ही प्रधानमंत्री के पास वास्तविक पावर है, लेकिन नाम किसका लिया जाएगा? राष्ट्रपति का नाम लिया जाएगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ठीक, फिर आता है अनुच्छेद 78, और 78 में किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो भी कार्यपालिका है, कार्यपालिका की जो जानकारी है वो किसे शेयर करे? राष्ट्रपति को। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं अनुच्छेद, ऐसे याद रखना। 78 में कहा गया है कि कार्यपालिका की जो भी कार्य है उनकी जानकारी प्रधानमंत्री किसे शेयर करेगा? राष्ट्रपति को शेयर करेगा। ठीक, अब ये क्या होगा? आपका कंप्लीट हो गई कार्यपालिका। कल से हम क्या पढ़ेंगे? विधायिका। विधायिका में संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति पहले हो ही चुका है, विधायिका का राष्ट्रपति होंगे, तो राष्ट्रपति दोनों काम है। किसका? विधायिका का भी और कार्यपालिका, न्यायपालिका का नहीं, कार्यपालिका का।